5 साल का मासूम सा बच्चा अर्पित रात के करीब 11 बज रहे थे। उसकी जब आंख खुलती है तो वह देखता है कि दादी के साथ कोई व्यक्ति झगड़े कर रहा है। अब जैसे ही वह रोने की कोशिश करता है, चिल्लाना शुरू करता है, वैसे ही वह व्यक्ति वहां से भाग जाता है। अब अर्पित रोता हुआ दादी के पास जाता है तो देखता है कि दादी कुछ भी उसकी बोल नहीं रही हैं। अब वह और रोने लगता है। मासूम सा बच्चा कुछ समझ पाता इससे पहले जो व्यक्ति उसके साथ था वह फरार हो जाता है। अब मासूम सा बच्चा रोते हुए छत पर जाता है और जाकर उसके बाबा वहां सो रहे थे। बाबा को बताता है कि बाबा, दादी के कमरे में कोई आया था और दादी कुछ बोल नहीं रही हैं और वह भाग गया। जैसे ही उसके बाबा यह बात सुनते हैं कि आखिर इतनी रात को उसके कमरे में कौन आया था और दादी कुछ बोल क्यों नहीं रही है, वह फौरन ही जिस स्थिति में रहते हैं बच्चे को लेकर भागते हुए नीचे आते हैं। देखते हैं लाइट बंद रहती है, कमरे की लाइट चलाते हैं। लाइट जलाते ही वह देखते हैं कि उनकी पत्नी, जिनका नाम बैकुंठी देवी रहता है, उम्र 70 साल रहती है, वह अचेत व्यवस्था में पड़ी हुई हैं। अब कपड़े भी उनके शरीर के इधर उधर थे। अब वो परेशान हो जाते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। आसपास के कुछ लोग उनकी आवाज़ सुनकर, रात में जो लोग सो रहे थे पड़ोसी, वो फौरन ही भागते हुए आते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी अचेत अवस्था में है। अब उन्हें उठाया जाता है, लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते हैं, डॉक्टर इलाज करते हैं और बताते हैं कि इनकी तो मृत्यु हो चुकी है, लाने में आपने काफ़ी देर कर दी। अब जैसे ही बैकुंठी देवी के पति को यह पता चलता है, जिनका नाम उदयवीर सिंह रहता है, कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, अब वहीं सर पकड़ लेते हैं और रोने लगते हैं। मासूम सा बच्चा भी चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। कुछ लोग जो वहाँ रहते हैं वह फौरन ही उसके बेटे को फ़ोन करते हैं। बेटे का नाम योगेश रहता है। योगेश को फ़ोन किया जाता है। योगेश बाहर काम कर रहा था, अपने घर से दूर जाकर वह नौकरी करता था। जैसे ही सुनता उसके माँ की मृत्यु हो चुकी है, वह वहाँ से ट्रेन पकड़ता है घर के लिए। और इधर पड़ोसी पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस मौका वारदात पर जाती है, जाकर जांच पड़ताल करती है तो बैकुंठी देवी के पति उदयवीर सिंह कुछ बोलने की हालत में नहीं रहते हैं। बच्चे से पूछा जाता है तो बच्चा बताता है कि रात में आशू अंकल आए थे। बस इतना ही था कि उदयवीर सिंह जैसे सुनते हैं कि आशू आया था, उनकी हालत और ख़राब हो जाती है, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आशू की उम्र महज 32 से 34 साल के बीच में रहती है। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है। जांच पड़ताल में जब पुलिस जुटती है तो एक ऐसा खुलासा होता है जो बेहद ही हैरान कर देने वाला होता है, बेहद ही शर्मसार कर देने वाला होता है। तो नमस्ते, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के एटा की। एटा में एक थाना लगता है, थाना निधौली। थाना निधौली के अंतर्गत एक गांव आता है, खेड़ा गांव। खेड़ा गांव में एक परिवार रहता है। परिवार के मुखिया रहते हैं उदयवीर सिंह। उदयवीर सिंह का एक लड़का रहता है और उनकी पत्नी परिवार में रहते थे। परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था। लड़का भी पढ़ लिख कर बड़ा हो चुका था, जिसका नाम योगेश रहता है। योगेश भी काफ़ी हैंडसम लड़का रहता है। अब जब लड़का बड़ा हो जाता है तो घर पे माँ की हालत अक्सर खराब रहती थी। अब पिता सोचता है कि योगेश की शादी कर दी जाए तो शायद कुछ सहायता मिलेगी, माँ की कुछ हेल्प हो जाएगी, बहू आएगी तो घर में देख रेख करेगी। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अब वह कई लोगों से, अपने साथियों से योगेश की शादी की चर्चाएं करने लगता है। अब लोगों को लगता है कि परिवार ठीक है, ठीक ठाक पैसे वाला है। अब बात फंस जाती थी कि योगेश कुछ कर नहीं रहा है। अब इसी बीच उसके पिताजी योगेश से कहते हैं कि तुम काम की तलाश करो। तभी एक व्यक्ति रिश्ता लेकर आता है योगेश के लिए। वह बताता है कि लड़की काफ़ी अच्छी है, बेहद ही खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है और उम्र भी महज 27 से 28 साल है। अब उदयवीर सिंह को रिश्ता काफ़ी अच्छा लगता है। करीब उनके गांव से, खेड़ा से 40 किलोमीटर दूर एक गांव की लड़की, जिसका नाम दुर्गेश रहता है। अब दुर्गेश के साथ उसकी शादी तय हो जाती है। एक मंदिर में बुलाकर लड़की वाले को बुलाते हैं और वहाँ दोनों की दिखाई होती है। वो दिखाई होने के बाद लड़का योगेश को लड़की काफ़ी अच्छी लगती है, पसंद आ जाती है। लड़की को लड़का भी पसंद आ जाता है। घर परिवार में दोनों ही परिवार को रिश्ता काफ़ी अच्छा लगता है। अब शादी की डेट आती है और शादी कुछ दिनों बाद, उसी डेट पर शादी दोनों की, लड़की दुर्गेश और योगेश की हो जाती है। लेन देन में विशेष कुछ खास रहता नहीं है। परिवार काफ़ी अच्छा रहता है, इसलिए उदयवीर सिंह
शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब बहू लेकर घर आते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुछ साल और गुजरता है, उदयवीर सिंह के घर एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम रखा जाता है अर्पित। अर्पित बेहद ही प्यारा बच्चा रहता है और दिमाग का तेज तर्रार रहता है। आजकल बच्चे जो कि 5G जनरेटेड आ रहे हैं, कहा जाए कि काफ़ी तेज तर्रार हैं। सब कुछ धीरे धीरे सबको पहचानता है, बड़ा होता गया। अब एक दिन योगेश घर पर रहता है तो उसकी पत्नी से कुछ झगड़े होते हैं। झगड़े होते हैं हालात को लेकर। अब घर की स्थिति इतनी अच्छी रहती नहीं कि घर का जो है खर्च भी चल पाए। लड़का धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। पत्नी पति से कहती है कि अगर तुम कमाओगे नहीं, कहीं जाओगे नहीं, घर पर ही रहोगे तो थोड़े मोड़े पैसे से कुछ होगा नहीं। एक काम करो कि तुम बाहर जाकर कमाओ, नहीं तो बच्चे का पालन पोषण हम कैसे करेंगे। बहुत ही प्यारा बच्चा है, इसे हम पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहते हैं। अब बाबा भी अर्पित के खुश होते हैं कि बहू काफ़ी तेज तर्रार है, शायद बच्चे का भविष्य उज्जवल रहेगा इसके हाथों में। अब माँ तेज तर्रार थी और इधर योगेश भी सोचने लगता है। कुछ दिनों बाद कुछ पैसे इकट्ठा करता है और कमाने के लिए बड़े शहर दिल्ली चला जाता है। जब दिल्ली कमाने के लिए चला जाता है तो वहाँ से अब वह पैसे भेजना शुरू करता है और वह लड़कों के लिए छोटी छोटी किताबें खरीद कर लड़के को घर पर ही पढ़ाने लगती है। इसी बीच एक लड़का जिसका नाम आंसू रहता है, अब आंसू का उसके घर आना जाना शुरू हो जाता है और आंसू उसके मायके में, दुर्गेश के मायके में अक्सर आया जाया करता था और उसके ससुराल भी आता जाता था। अब इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। अक्सर कर वो आता था और लड़के को भी पढ़ाया करता था। एक दिन जब उसके घर पर उसकी सास ससुर नहीं रहते हैं तो वह घर पर पत्नी दुर्गेश अपने बच्चे के साथ अकेली रहती है। अब वो आता है, कुछ खाने का सामान लेकर आता है, बच्चे को देता है। बच्चा अपना चॉकलेट वगैरह कुछ खाने लगता है और मौका पाकर जो लड़का रहता है प्रेमी यानी कि आंसू, वह उसकी बहू दुर्गेश से बातचीत करने लगता है। बातचीत करते करते आते जाते अब उसकी काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती इस कदर बढ़ जाती है कि उधर योगेश नौकरी पर रहता है, इधर आंसू मौका पाकर जब भी समय मिलता वह घर पर भी आता था। अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। अब चाहत इस कदर आगे बढ़ जाती है कि एक दिन आंसू प्रेमिका अपने जिसके घर वह जाता था, दुर्गेश के घर, दुर्गेश से कहता है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं आपको बेहद पसंद करता हूँ। अब दुर्गेश भी कहती है कि मैं भी आपको पसंद करती हूँ और मैं कह नहीं पा रही थी, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब दोनों का प्यार इजहार होता है, समय आगे बढ़ता है। एक दिन रात में करीब 10 बज रहे थे, दोनों फ़ोन पर बातें कर रहे थे। उधर ससुर छत पर सो रहे थे, सास अपने कमरे में सो रही थी और अर्पित के साथ महिला भी सो रही थी। अब समय बीतता है, दोनों बात कर रहे थे। बात करते करते जो लड़की दुर्गेश रहती है, योगेश की पत्नी, वह आंसू से कहती है कि एक काम करो कि आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, आज मैं तुम्हारे साथ समय व्यतीत करना चाहती हूँ। अब जैसे ही समय व्यतीत करने की बात आंसू सुनता है, आंसू कहता है तुम्हारे घर पर सभी लोग होंगे, मैं नहीं आ सकता, तुम्हारे घर पर आने में बहुत रिस्क है। और उदय सिंह थोड़ा दिमाग के भी टाइट रहते हैं और हल्के फुल्के दबंग भी रहते हैं, अभी भी शरीर से ठीक ठाक रहते हैं। अब उधर आंसू डरने लगता है और उधर उसकी प्रेमिका योगेश की पत्नी दबाव बनाने लगती है कि मुझे आज तुम्हारी बेहद ज़रूरत है। उधर पति को गए 2 महीने हो गए थे। अब आंसू बार बार समझाने की कोशिश करता, लेकिन दुर्गेश कहती है कि तुम आओ, जो भी होगा मैं देख लूँगी। अब रात धीरे धीरे 11:30 हो जाते हैं। दरवाज़ा खुलता है, योगेश धीरे से कमरे में जाता है। बच्चा सो रहा था और वो उसकी माँ के साथ यानी कि अपनी प्रेमिका दुर्गेश के साथ आंसू उसके कपड़े निकालना शुरू करता है और उसके साथ पूरी रात शारीरिक संबंध बनाता है। अब ऐसी हरकत करने के बाद अब रात के 2 से 3 बजते हैं तो वह धीरे से दरवाज़ा खोलती है और वह बाहर चला जाता है। अब अक्सर जब भी ज़रूरत पड़ती थी दोनों को एक दूसरे की, तो छुप छुप कर दोनों मिलते थे। घर पर भी आता था, बातें करता था, लेकिन किसी को इसका कुछ पता नहीं चलता था। समय बीतता गया। इसी बीच पति छुट्टी लेकर घर आता है। घर आने के बाद योगेश अपने पत्नी के साथ
शहर घूमने के लिए जाता है, शॉपिंग कराता है। और इधर आशु बेकरार रहता है अपनी प्रेमिका दुर्गेश से मिलने के लिए। अब पति घर पर आया हुआ था, दुर्गेश बुला नहीं सकती थी। फ़ोन आता था, फ़ोन बार बार कट कर देती थी, उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल देती है। कुछ महीने और गुजरते हैं। धीरे धीरे पति की छुट्टी भी खत्म होती है और वह फिर से अपनी नौकरी पर चला जाता है। नौकरी पर चला जाता है। इधर घर में ससुर, सास और बच्चे रहते हैं। फिर से 21 अप्रैल की रात करीब 10 बज रहे थे। लड़की दुर्गेश फ़ोन करती है प्रेमिका अपने प्रेमी आशु को और कहती है कि आज तुम्हारी मुझे बहुत याद आ रही है। पति भी घर पर नहीं है, वह चला गया है। तुम एक काम करो कि फ़ौरन ही मेरे पास आ जाओ। अब उधर आशु गुस्से में रहता है, कहता है तुमने फ़ोन मेरा ब्लॉक लिस्ट में क्यों डाला था? क्या तुम मुझसे बात भी नहीं कर सकती थी? मैसेज पे थोड़ी बहुत दोनों की बातें होती थी। और इधर दुर्गेश कहती है कि मेरा पति घर पर आया हुआ था, अगर उसे पता चल जाता तो न जाने क्या होता। मैं भी तुम्हारे बिना तड़फ रही थी और तुम भी, मुझे पता है कि मेरे बिना तड़फ रहे थे। अब आशु कहता है ठीक है, तुम दरवाज़ा खोल के रखना, मैं रात में आऊँगा। इधर ससुर खाने के बाद जाकर छत पर सो जाते हैं। सर जब सभी लोग सोने के लिए अपने अपने कमरे पर चले जाते हैं, आशु फ़ोन करता है, बात करता रहता है दुर्गेश से। कहता है कि मैं तुम्हारे कमरे के बाहर खड़ा हूँ, दरवाज़ा खोलो। उधर सारे कॉलोनी के लोग, सभी लोग, गांव के लोग सो चुके थे। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और गांव में अक्सर लोग 10-11 बजे के आसपास सो जाते हैं। अब आशु बाहर आता है और गाड़ी दूर खड़ा करता है और अपनी प्रेमिका से दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। प्रेमिका दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलकर अपने प्रेमी के साथ अपने कमरे में जाती है। उधर अर्पित भी सो रहा था। कमरे में अब दोनों आपस में बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते अब दोनों अर्धनग्न हो जाते हैं। अर्धनग्न होने के बाद दोनों आपत्तिजनक स्थिति में शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अब इसी बीच जो उसकी सास रहती है बैकुंठी देवी, उसकी नींद खुलती है तो उसे लगता है कि कुछ बहू के कमरे से आवाज़ आ रही है। अब वह उठकर बहू के कमरे में जाती है। बहू के कमरे के पास जाती है तो देखती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है। जब उसे धक्का देती है तो बिल्कुल अंधेरा रहता है और जैसे ही वह कुछ सुनती है, उसे शक होता है तो वह बहू का नाम लेती है, दुर्गेश, दरवाज़ा क्यों खुला, ही आवाज़ क्यों आ रही है? वैसे ही उसका प्रेमी बेड के नीचे छुप जाता है। अब बेड के नीचे छुप जाता है, फ़ौरन ही बैकुंठी देवी लाइट जलाती हैं। लाइट जलाती हैं तो देखती हैं कि उनकी पत्नी बिल्कुल नग्न अवस्था, उनकी बहू बिल्कुल नग्न अवस्था में सोई हुई हैं। अब उन्हें शक होता है कि बेटा घर पर है नहीं तो बहू इस तरह क्यों सो रही है। वह कमरे में तलाशी लेने लगती हैं, तभी देखती हैं कि बेड के नीचे एक व्यक्ति लेटा हुआ है। अब वह उसे आवाज़ देती है कि बाहर निकलो वरना मैं सबको अभी शोर करके बता दूंगी। वैसे ही आशु बाहर निकलता है और उसकी प्रेमिका यानी कि दुर्गेश से इशारे में बात होती है और फौरन ही दोनों उसका हाथ पैर पकड़ते हैं और आशु तकिए से उसका गला दबा देता है, मुंह दबा देता है। वह चीखने चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन बुजुर्ग महिला की आवाज़ किसी तक पहुंच नहीं पा रही थी और उसकी मौत हो जाती है। अब इसी बीच बच्चा उठ जाता है। वह देखता है कि उसकी दादी के साथ आशु अंकल कुछ गलत हरकत कर रहे हैं। अब वह रोने लगता है तो उसकी माँ उसको चुप कराती है लेकिन वह चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी आशु और दुर्गेश दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और जब तक बच्चा किसी को बता पाता, दोनों फौरन ही एक दूसरे के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो जाते हैं। और इधर अर्पित अपनी दादी के पास रोते हुए जाता है तो देखता है कि दादी हिल डुल नहीं रही हैं, बोल नहीं रही हैं। अब मासूम बच्चा, उसे इतनी समझ कहाँ थी। वह फौरन ही रोते हुए छत पर जाता है, अपने बाबा से कहता है, बाबा आशु अंकल आए थे और दादी को कुछ किया है, दादी बोल नहीं रही हैं और माँ भी दादी के साथ फरार हो गई है। माँ भी जो है आशु अंकल के साथ फरार हो चुकी है। और फौरन ही बैकुंठी देवी के पति उदयवीर सिंह दौड़ते हुए नीचे आते हैं। लाइट जलाते हैं तो देखते हैं कि अंदर उसकी बीबी अचेत अवस्था में पड़ी है। वो चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। पड़ोसी आते हैं, पड़ोसियों की मदद लेते हैं, फौरन ही हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। अब पड़ोसियों की मदद से और पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस आती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उस 80 वर्षीय महिला के 70 वर्षीय महिला बुजुर्ग के साथ कई बार कई ऐसी हरकतें की गई हैं,
जो आप कह नहीं सकते। उसके शरीर पर चोट के निशान भी थे, गले पर भी निशान थे, और उसके साथ गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी। दम घुटने से उसकी मौत हुई है। अब लाश को घर वालों को सौंप दिया जाता है। उधर बेटा भी आ जाता है। बेटा भी जब अपनी पत्नी के बारे में सुनता है तो वह सर पकड़ लेता है, रोने लगता है। उससे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसके साथ उसने 6 से 7 साल गुजारे, जिसके साथ उसने 7 जन्मों के फेरे लिए, कस्में खाई, वादे किए, आज उसी के पत्नी ने उसी की माँ की हत्या कर दी, सिर्फ अपने हवस के लिए, और अपने आशिक के साथ फरार हो गई। अब उधर दाह संस्कार होता है, अंतिम संस्कार होता है, और जब इस घटना को सभी लोग सुनते तो हैरान हो जाते हैं, परेशान होता है, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब योगेश सर पकड़कर बैठा रहता, पुलिस से बात होती, पुलिस कॉल ट्रेस करती और दोनों जहां पे लोकेशन मिलती पुलिस वहां छापा मारती, लेकिन दोनों फरार रहते हैं। आज भी पुलिस उन दोनों की गिरफ्तारी के लिए उसके घर पे, ससुराल, नैहर, हर जगह दोस्तों के यहाँ छापेमारी कर रही है। बहुत ही जल्द दोनों आरोपी पकड़े जाएंगे। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। एक महिला अपने हवस के लिए अपने प्रेमी को घर बुलाती है और अपने पति को बाहर नौकरी पर भेज देती है, और अपने बच्चे की भी परवाह नहीं करती है, 5 साल के मासूम से बच्चे की। भविष्य क्या होगा उसका, और उसके हवस की कहानी कहाँ तक सीमित होगी। अब उसे जेल होगी, दोनों को शायद उम्र कैद भी हो हत्या के जुर्म में, और 5 साल का मासूम सा बच्चा अब किसके सहारे रहेगा। और उधर उदयवीर सिंह की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। उदयवीर सिंह सदमे में चले जाते हैं। गांव के लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की ख्यालातें रखते हैं। दरअसल साथियों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, नाम लेने की अपील भी की है, जिसमें जलदीप सिंह है राजस्थान से, मुरमुरू भाई हैं केरल से देखते हैं, रायश शेगाराम है राजस्थान से, आशीष बर्नवाल हैं, लोकेश बंसीवाल है, अनिल यादव है आजमगढ़ से, सोहन लाल सेठिया है बीवर राजस्थान के रहने वाले हैं, सुनील चौधरी जी हैं सेंट्रल जेल राजस्थान में या पुलिस में तैनात हैं, बसंत पवार हैं, सतीश गुप्ता उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।